उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है। मित्रों, आप सभी छात्रों की एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के विरोध में। आज इस पर बहुत खास चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो विरोध नहीं करने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। क्यों आप इसका विरोध करें? आज हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे और एग्जाम्पल आप पर लागू होगा। बताएंगे कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पर ये लागू होगा, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा। पूरी क्लास देखिएगा जिसमें हम आज नॉर्मलाइजेशन के पूरे फार्मूले को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग आपके ऊपर अगर किया जाए तो आप कितना प्रभावित होंगे। आपका पड़ोसी जो कमरे में जो आपका प्रतिस्पर्धी है, आपका मित्र भी है, तो वो तैयारी कर रहा है, मान लिया वो भी उसका पेपर आपसे कम अच्छा हुआ है, तो उसका कैसे सिलेक्शन हो जा रहा है, आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा स्कोर करके आएंगे फिर भी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आज इस फार्मूले पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप बताइएगा, आप इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा और शुरुआत करते हैं। और अगर इस डीपीआईएस परिवार कम्युनिटी के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि ये सारे फार्मूले पर लगातार आपको चर्चाएं होती रहेंगी, इस पर सारी अपडेट्स आपको आयोग की मिलती रहेगी। पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। मित्रों, आप जानते हैं कि आयोग ने कितनी आनन फानन में अपनी जो है डेट दे दी है, मात्र 41 जिलों में। यानी आप मान करके चलो कि 50% जिले भी मात्र अभी 50% जिले लगभग अभी भी बाहर हैं। चाहे तो वहां पर भी सेंटर लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां 10 किलोमीटर के दायरे में, मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में 4-6 सरकारी स्कूल ना रहते हों, कोई डिग्री कॉलेज ना रहता हो। मतलब शहर के अंदर 1-2 डिग्री कॉलेज जरूर हैं और 1-2 इंटर कॉलेज भी जरूर हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप चाहें तो 75 जिलों में से ही आप सभी 75 जिलों में आप सेंटर कर सकते हैं। भले ही किसी जिले में जो है 2-3-4 हजार छात्र ही रहें। अगर सरकारी कॉलेज अगर आप चुनते हैं तो वहां पर भी चुनेंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी जिले का जो कोई सरकारी डिग्री कॉलेज है या जो है कोई अगर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, भाई आपके जीआईसी और जीजीआईसी तो हर जगह है ना, और हर जीआईसी जीजीआईसी में कम से कम 500 छात्र तो बैठ ही जाएंगे। तो 1000-2000 छात्र तो आप वैसे कर देंगे। अगर आप शेष बचे हुए आप जिलों को ले लें, ठीक है, तो भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास तो बच्चे आपके वैसे शिफ्ट हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, और भी संख्या बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन अब इसके बारे में तो कुछ टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल आयोग ने निर्णय ले लिया है कि यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों परीक्षाओं को 2 दिनों में करवाया जाएगा। समीक्षा अधिकारी के लिए 3 पेपर होंगे, 3 अलग अलग पेपर होंगे। यूपीपीसीएस के लिए 2 अलग अलग पेपर होंगे और उन दोनों पेपरों को अलग अलग एक्सपर्ट तैयार किए रहेंगे। वैसे भी लोक सेवा आयोग का अब तक का इतिहास रहा है कि जब से थोड़ी सी पारदर्शिता आई है, मान कर के चलिए कि जब से लोगों में जागरूकता आई है 1995-96 से, तो हम ही लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा पेपर नहीं रहा है कि जिसमें कम से कम 5 से लेकर 10 प्रश्न इनके गलत ना रहते हों। अब जब 10-10 प्रश्न आप गलत कर देंगे तो फिर आपके फार्मूले कहाँ चले जाएंगे। फिलहाल आयोग की महिमा है। तो ये दोनों जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय, डेट आपने दे दिया, बहुत अच्छा है। जब आपको यही करवाना था तो आप पहले ही ले लिए होते एग्जाम, जिससे इसी प्रक्रिया में दोनों पूरा हो जाता। ठीक है, अगर फिलहाल आपने निर्णय लिया है तो उस निर्णय में कुछ कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसीलिए सभी छात्र, पूरे प्रदेश भर के सभी छात्र जो प्रयागराज में, दिल्ली में या अपने गृह जनपद में रह करके तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती है, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। और इसलिए इसमें सभी लोग इसमें सहयोग करने की सभी लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, अपने एक डेमोक्रेटिक मांग को, अपने एक लोकतांत्रिक मांग को आयोग तक और शासन तक पहुंचाएंगे। तो केवल यही है कि आप एक लोकतांत्रिक तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को आप रख दें एक मंच के सामने। और आयोग भी एक अभिभावक है, शासन भी एक अभिभावक है। अभिभावक की भांति वो सबकी बातों को सुने और आनंद फानन में कोई ऐसा निर्णय ना ले जो प्रक्रिया प्रभावित हो जाए। तो ये तो गलत हुआ है और इसीलिए छात्रों की एक बड़ी मुहिम 11 तारीख को इस विरोध के लिए तैयार हो रही है और अपनी बातों को रखने के लिए तैयार हो रही है। अपनी बातों को रखने के लिए कि इसके ये नुकसान है, इसकी गारंटी कोई लेने वाला नहीं है। तो बातें ये है
नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, आते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें आपको कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बहुत बड़ा निर्णय आ गया है। ये निर्णय पहले भी कई परीक्षाओं पर और कई वादों के संबंध में लागू हुआ है। और जो है सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्णय है कि जब किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, उसका जब विज्ञापन आ जाता है, उसके सारे मापदंड तय कर दिए जाते हैं, तो उसकी पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखना जरूरी भी होता है। लेकिन आप उसके किसी मानक को बीच में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जिन मानकों को विज्ञापन में दे दिया गया है, वह मानक या तो फिर पूरी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, पूरे विज्ञापन को ही कैंसिल कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा निर्णय आ गया है इस संबंध में भी। और ये यही निर्णय रहा है कि जो परीक्षा, जैसे यूपी पीसीएस का जो विज्ञापन आ गया था, आप जानते हैं कि जनवरी 2024 में ही, उस विज्ञापन के विरुद्ध है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। भले ही इनकी एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है, लेकिन उस एक्सपर्ट कमेटी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज तक आयोग की कोई ना तो एक्सपर्ट कमेटी सही रही है, ना आज तक आयोग का कोई एग्जामिनर और इनका जो एक्सपर्ट पैनल है, जो एग्जामिनेशन के लिए वो तय करता है, पेपर बनाता है, यहाँ तक कि जांच करता है। अभी कुछ दिन पहले कई छात्र, कई ऐसे विद्यार्थी गए जो अपनी आरटीआई के तहत अपनी मेंस की कॉपी चेक करवाए, जिसमें बहुत खराब लिखे थे, गलत भी लिखे थे, उसमें अच्छे नंबर मिले हैं। जो बहुत अच्छा लिख करके आए थे, उसमें अपेक्षाकृत नंबर काट लिए गए हैं। ये अपने आप में क्या है, इनकी एक्सपर्ट कमेटी है। तो इस एक्सपर्ट कमेटी पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय का भी आयोग के इस विज्ञापन पर और इस परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी विज्ञापन में दिए गई प्रक्रिया को आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक दिवसीय परीक्षा के लिए आपने बहुविकल्पीय आधारित, वस्तुनिष्ठ आधारित आपने एक दिवसीय परीक्षा का नाम विज्ञापन में लिया है, तो आप उसको 2 दिवसीय नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि किसी प्रकार से कोई ऐसी उसमें गणितीय संक्रियाओं का मानक का प्रयोग नहीं किया जाए, तो आप उसमें मानकीकरण नहीं लागू किया जा सकता, कर सकते हैं। इसलिए अगर सब कुछ मिला करके, हमने अपने पिछले क्लास वीडियो में भी बताया था कि जो है कोर्ट में जा सकती है। तो अगर सब कुछ, अगर छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों को नहीं माने, तो निश्चित रूप से ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी 2024 प्रभावित हो रहा है। इसलिए आप लोग चाहे शासन के स्तर पर, चाहे आयोग के स्तर पर, इसको गंभीरता से लेते हुए इस डेट भले आप वही रखें, लेकिन आप इस प्रक्रिया को हटा दें मानकीकरण की, क्योंकि छात्र कभी डेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं, छात्र केवल मानकीकरण को दूर करना चाहते हैं। आप जब चाहें तब एग्जाम ले लें, लेकिन मानकीकरण की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखिए मानकीकरण क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जब दो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, इसका हम आपको एग्जाम्पल देने चल रहे हैं, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे, इसलिए पूरी क्लास को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि वो आप पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई 2 अलग अलग पेपर हैं और 2 अलग अलग एक्सपर्ट तैयार किए हैं, तो कभी तो आप एक तो मान करके चलिए, कभी पेपर एक जैसा हो ही नहीं सकता है। देखिए इसके दोनों कारण होते हैं, चाहे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप जो है पेपर सेटर के दृष्टिकोण से देखें। पेपर सेटर के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी अलग अलग पेपर तैयार करती है। अब अलग अलग पेपर तैयार किए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके जो स्टैंडर्ड हैं वो अलग अलग होंगे। किसी में हो सकता है कुछ कम जो है स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो, थोड़ा सा सरल प्रश्न हो, किसी में कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड हो, वो यूपीएससी से उठा करके क्वेश्चन डाल दिए हों, उसके स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे। तो जब ऐसी स्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति को बराबर करने के लिए इनका गणितीय फार्मूला लागू होता है। वो गणितीय फार्मूला ऐसा लागू होता है कि जिसमें इनके परसेंटाइल बनते हैं, और परसेंटाइल जो है 100% के ऊपर भी चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसे कोई समझ नहीं सकता है, इसे कोई समझा नहीं सकता है। मतलब कुल मिलाकर के आपने देखा कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी इसी तरीके से कर रहा है, और उसमें किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कब किसका परसेंटाइल कहाँ गया, चला गया, कब किसका कम होगा, किसका अधिक होगा। तो वहां पर भी यही फार्मूले होते हैं, इसलिए ये बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अब कैसे होगा, आपका नुकसान कैसे कहां पर होगा, अगर हम इसकी बात करें, इसी पॉइंट पर अगर हम देखें आपका नुकसान कहां हो रहा है, तो ये देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल के तहत, हालांकि ये हम एग्जांपल ये नहीं कह रहे कि एग्जांपल हर जगह लागू ही होगा, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल अधिकांशतः जो है आपके उस पर लागू हो सकता है। मान लेते हैं कि 2 दिन का पेपर है, ठीक है, मान लिया 2 दिन का, एक दिवस
का पेपर ये हो गया और 1 दिवस का पेपर ये हो गया। थोड़ा सा हमारे भी कम समझ में आया था, लेकिन जब हमने इसको गहराई से जानने का प्रयास किया तो समझ में आ गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, हद से इसका बुरा हो सकता है। अब मान लिया जो पहले दिन का पेपर होता है, इसमें पहली शिफ्ट का, तो पहले दिन के पेपर में हम मान लेते हैं, अच्छा इसका जो फार्मूला है, हम फार्मूले की भी बात करें, फार्मूला भी लगाते हैं। पहले दिन की बात करते हैं कि 1000 बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, मान लेते हैं 1000 बच्चे छात्र इसमें अपेयर हो रहे हैं, 1000 छात्र इसमें अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो कुल ये परीक्षा दिए हैं और 5000 संख्या को आप अपने अनुसार भी कर सकते, 5000 बच्चे इसमें कुल थे, ठीक है। और मान लेते हैं आप हैं, आप ए व्यक्ति हैं और आप इस पेपर में, आपका ये जीएस का है, ठीक है। चलो सीसेट तो हम मान लेते हैं कि चलो सीसेट तो आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन जीएस का है, जीएस में मान लेते हैं आप जो है ए व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति ने क्या किया, 110 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया है, 110 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। हल किया। अब मान लेते हैं दूसरे दिन का जो पेपर होगा, इसमें मान लिया ये 7 दिसंबर को हो रहा है, दूसरा 8 दिसंबर को हो रहा है, और उसमें आप एक परीक्षार्थी हैं और आपके बगल का कोई एक परीक्षार्थी है, ठीक है, आप मित्र ही है, ठीक है। तो दूसरे दिन के एग्जाम में मान लिया कुल 500 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, कुल मान लिया 500 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल इसमें मान लेते हैं, इसमें कुल 6000 बच्चे रहे हैं, कुल 6000 बच्चे रहे हैं। ये है, मान लेते हैं 7 दिसंबर का पेपर है और ये 8 दिसंबर का पेपर है, और इसमें आप और आपका पड़ोसी, आपका मित्र इसमें एग्जाम दे रहा है। तो देखिए फार्मूला इनका क्या है, इनके फार्मूले को अपनाते हैं पहले। तो फार्मूला इनका अगर हम लें तो इनका परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे, परसेंटाइल स्कोर बराबर क्या होगा इनका, परसेंटाइल स्कोर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। पहले शिफ्ट में कैंडिडेट्स जो अपियर हुए, ठीक है, पहले दिन में अपियर उपस्थित छात्र, ये भी हम इसका निकाल रहे हैं। पहले दिन में उपस्थित छात्र मल्टीपल गुणे हल प्रश्नों की संख्या, हल प्रश्नों की संख्या बटे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या गुणे 1000, ठीक है। अब इसको देखिए, नहीं सॉरी गुणे 100 रहेगा, इंटू 100। देखिए भाई बहुत मैथ तो हमें आता नहीं है,
इसको समझने का प्रयास किए हैं, इसलिए इसको आपके शब्दों में बता रहे हैं। परसेंटाइल स्कोर कितना होगा? परसेंटाइल स्कोर बराबर पहले दिन में उपस्थित छात्र कितने थे, यानी 7 दिसंबर को जब परीक्षा हो, अगर मान लिया होती है, वैसे होगी नहीं, और ना होने का मतलब अगर आयोग चेत जाता है तो इसको समझ जाता है, ये बातें आयोग तक पहुंचनी चाहिए। तो पहले दिन में उपस्थित छात्र कितने थे और हल प्रश्नों की संख्या आपके द्वारा कितने हल किए गए, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी इंटू 100। अब देखो पहले दिन में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी, 1000 छात्र परीक्षा दिए थे, गुणे 110, 110 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, बटे कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, कुल छात्रों की संख्या इसमें 5000 थी, 5000 थी, गुणे 100। अभी आप देखेंगे तो देखिए, इसको काट दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसको काटिए, 5 विषम 100, 110 गुणे 20 बराबर 110 गुणे 20 बराबर आपका जो परसेंटाइल हो गया वो 2200 निकला, ठीक है। ये हो गया पहले दिन का। अब दूसरे दिन का परसेंटाइल देखिए, तो पहले दिन का हो गया। अभी 8 दिसंबर तथाकथित 8 दिसंबर वाली डेट को देखिए, 8 दिसंबर वाले में एग्जाम में कुल कितने छात्र बैठ रहे थे, ठीक है, उसमें अपियर छात्र कितने थे, तो इसका परसेंटाइल स्कोर क्या होगा, अब इसका परसेंटाइल स्कोर देखिए कितना हो रहा है। इसका परसेंटाइल स्कोर बराबर होगा कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी इसमें, इसमें 500 उपस्थित छात्र कितने थे, 500। अब यहाँ इसने कितना किया था, अब इस बच्चे ने यहाँ पर 120 क्वेश्चन अटेंड करके आया, यानी 8 तारीख का पेपर जो था, पेपर सरल था, और 7 तारीख वाला पेपर टफ था, ठीक है। अब 500 गुणे 120, इसमें कुल छात्रों की संख्या थी 6000, मान लिया 6000 थी, इंटू 100। अब यहां देखिए, ठीक है, 12 पंचे 60, इसमें देखिए 12 पंचे 60 बटे 6 इंटू 100, 6 2 60, ये आपका हो जाएगा, 6 2 हो गया 60, ये आपका हो गया 100 2 बराबर 1000। इसकी परसेंटाइल कितनी हुई, 1000 हुई। तो यहाँ परसेंटाइल कितनी हो गई थी, 2200, और यहाँ परसेंटाइल कितनी हुई थी, 1000 हो गई, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मतलब एक बच्चा 110 क्वेश्चन पर क्या, तो उसका परसेंटाइल 2200 हुआ। अब देखिए क्या स्थिति हुई, अब आप हैं ए और आपका पड़ोसी है बी, ठीक है। तो जिसने 100, यहां पर देखिए, जिसने 110 क्वेश्चन किया था, जिसने 110 क्वेश्चन किया था उसकी परसेंटाइल कितनी हुई, 2200 हुई। जो 110 प्रश्न किया था उसकी परसेंटाइल हुई बराबर 2200, और जिसने नहीं, जिसने 110 क्वेश्चन किया था उसकी 2200 हुई। जिसने 120 क्वेश्चन किया था, जिसने 120 प्रश्न किया था उसकी परसेंटाइल हुई 1000, उसकी परसेंटाइल हुई 1000, ठीक है। ये फार्मूला बैठता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अब एक तो पा रहा है 120 नंबर और एक पा रहा है 110, ठीक है। अब इसकी परसेंटाइल कैसे हो जाएगी, इसकी परसेंटाइल कितनी होगी,
अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो परसेंटाइल इसकी हो गई 1000% हो गई 120। अब जो बच्चा 120 क्वेश्चन किया है तो उसका हो गया कितना 1000% हो गया, इसका 2200 हुआ था, इसका कितना हो गया 100 1000, इसका 1000 परसेंटाइल हो गए, इसका 2200 परसेंटाइल होगा। तो जो 1000 परसेंटाइल वाला हुआ, ठीक है, अब जो 1000 परसेंटाइल वाला हो गया वो क्या हो जाएगा, ये 120 वाला। अब यहां पर क्या होगा, जो 120 परसेंटाइल किया था, जो 1000 नंबर था, ये फेल हो जाएगा। 120 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे, 110 करके आ रहे हैं तो आप पास हो जा रहे हैं। आप हो सकता है आप क्या हो जाए, ये परसेंटाइल क्या हो जाएगी, आपको पास कर देगी, आपको उत्तीर्ण कर देगी। तो ये स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है इसका। आपके पास कोई सबूत नहीं कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। पहले क्या होता था, आप इतना क्वेश्चन करके आए और आए बैठ करके चेक कर लिए, और लगभग 1-2 दिन के अंदर सब लोग अपना चेक कर लेते हैं कितना किसका क्वेश्चन सही कितना गलत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक लोक सेवा आयोग ने अपने गलत गलत किए गए और सही किए गए प्रश्नों का तो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं दिया है कि कितने प्रश्न हमारे गलत थे उसको हम सही कर रहे हैं, कौन कौन सा सही किए हैं, कौन सा सही नहीं किए हैं, क्योंकि वो रिवाइज आंसर की देता ही नहीं है। तो ये भी तो है, आयोग तो वैसे भी अपने आप में कहीं ना कहीं परेशानी पैदा कर रहा है। तो ये समस्या, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस नॉर्मलाइजेशन से कौन प्रभावित हो जाएगा। आप प्रभावित हो जाएंगे कि आपका जो पड़ोसी है, या दूसरा पड़ोसी है, तीसरा पड़ोसी है, चौथा पड़ोसी है। आप बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका परसेंटाइल स्कोर ज्यादा करके क्वेश्चन आए, और जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो उसका प्रभाव हो जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे ही देखा गया, हम लोग तो उसके सभी के भुक्तभोगी रहे हैं कि कैसे स्केलिंग प्रक्रिया में आप अपनी कॉपियों को खूब सजा करके बढ़िया से लिख करके आते थे, और फिर भी नंबर आपके आते हैं 40%, 45%, अंडर 50% रहते थे। और वैसी कापियां जो बहुत अच्छा लोग नहीं लिखते थे, फिर भी उनका जब स्केल होता था मार्क्स, तो वो बढ़ करके कितना हो जाता था, 90%, 95% हो जाता था। तो किसी तरीके से ये प्रक्रिया दूर हुई है। तो एक प्रक्रिया दूर हो गई, 2-3 साल थोड़ा सा अच्छा चला इनके प्रक्रिया पर, यद्यप क्वेश्चन तो गलत रहे, लेकिन फिर भी इनके किसी इस पर जो है वो नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। आप फिर लेकर के आए लगा दिए हैं, जिससे कि प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाएगा। इसी प्रश्न चिन्ह लगने और इसका विरोध करने के लिए आप सभी छात्र किस तरीके से आयोग को लोकतांत्रिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास को आयोग स्वीकार कर ले, शासन स्वीकार कर ले, शासन और आयोग दोनों इस पर बल दें, तो निश्चित रूप से ये केवल हमारी आपकी बात नहीं है, हम और मतलब आप लोगों के लिए जो ये संघर्ष होगा, या जो ये बातें कही जा रही हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कही जा रही हैं। और स्वयं लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा भी पिछले छात्रों के एक पंचायत में आकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको कबूला था कि नहीं, उन्होंने वो आश्वासन भी दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सारी बातों के होते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं, कहीं न कहीं से छात्रों के हित प्रभावित हो जाएँ। ढेर सारे छात्र अपने पूरे जीवन को गँवा दिए हैं, और अब अंतिम जो है कगार पर हैं, और पता लगा कि इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फिर उनका एक प्रभाव चला जाएगा। सीसेट लागू हुआ, उसने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, आपने कोई मौका नहीं दिया। स्केलिंग आपकी चल ही रही थी, स्केलिंग ने पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बेकार कर दिया, उसकी आप लोगों ने कोई वही नहीं की। उसके बाद फिर अब आप नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों ने क्या किया है, छात्रों के हित को प्रभावित किया है। इसलिए शासन और आयोग दोनों से यही मांग है, यही पुकार है कि आप इस प्रक्रिया को देखें, परखें, और इसमें आने वाली कमियों को दूर करें, और परीक्षा को इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत ना करवाएं। आप प्रक्रिया करवाना चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ, आपके पास बहुत ढेर सारे विकल्प हैं। इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और एक परीक्षा के आयोजन कराने के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार चाह ले तो सब कुछ कर सकती है, उसी को करना चाहिए। छात्रों की जायज़ माँगों को मानना चाहिए, छात्रों की जायज़ माँगों का सबको समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि ये बात आज की नहीं है, बात आने वाले कल की है। आज की भी है, आने वाले कल की, क्योंकि जब ये चल जाएगा तो ये रुकेगा नहीं, फिर ये कई सालों तक चलता रहेगा, और आने वाले छात्र
के हित इससे प्रभावित होते रहेंगे। इसलिए इसके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आप लोगों में से कोई सहमत ना हो, लेकिन फिर भी जो फ़ॉर्मूले मिले हैं, जो फ़ॉर्मूले आप लोगों के मार्फ़त भी ये आए होंगे, गुज़रे होंगे, उसी को देख कर के और एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको बताने और समझाने का प्रयास किया गया है। श्रम आयोग द्वारा भी कुछ दिन पहले इस फ़ॉर्मूले को इस रूप में दिया गया था। हालाँकि तब उसकी कोई बहुत ज़्यादा चर्चा थी नहीं कि हाँ, क्योंकि इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता था कि हाँ, आप ऐसा करोगे। और इसका तो इसी रूप में विरोध किया जाना स्वाभाविक है, लोकतांत्रिक है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी को लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार है और छात्र तो देश के भविष्य होते हैं, यही देश के अधिकारी हैं। कल इन्हीं के हाथ में प्रशासन भी रहेगा, कल यही प्रशासन को ही सँभालेंगे। इसलिए प्रशासन प्रदेश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों की माँगों को, उनकी वास्तविकताओं को समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए। यही एक अच्छा अभिभावक होता है। एक अभिभावक के रूप में आयोग और शासन से इसी माँग की अपेक्षा की जाती है कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को हटाइए, एक दिन में और एक शिफ्ट में, जो जिस तरीके से पिछले 1936 से लोक सेवा आयोग 1937 से काम कर रहा है। और ये जो प्रणालियाँ हैं, प्रारंभिक परीक्षा जो 80 के दशक में 1990 से जो प्रारंभ हुई, सतीश चंद्रा कमेटी के बाद ये प्रारंभ हुई, उसके बाद फिर तो ये प्रक्रिया चलती रही है। केवल प्रश्नों के गलत होने पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। तो आप ऐसा ही पुरानी परंपरा को बनाए रखिए, इसमें कोई नया सुधार ना कीजिए, क्योंकि नए सुधार पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बेकार कर सकता है। इसलिए आज इस क्लास के माध्यम से आप सभी छात्रों के साथ ये अपील भी करता हूँ कि आप लोग जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से आयोग तक अपनी बात पहुँचाएँ, शांतिपूर्ण तरीके से शासन तक भी। शासन और आयोग दोनों आप सभी का अभिभावक है, आपकी बातों को ज़रूर सुनेगा और इस पर विचार करेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं डीपी पांडे, देवप्रयागम आईएएस, डीपीआईएस प्रयागराज।